वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने राष्ट्रपति के पद के बारे में जो अनुच्छेद 52 के तहत हमने उसको डिस्कस किया था। तो उसी में थोड़ा आगे चलते हैं। लेक्चर 22 पॉलिटी का है, राष्ट्रपति जो हमारा है निर्वाचित पद। तो जैसे कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद कैसा होता है, ये निर्वाचित पद होता है, यानी कि जिसका चुनाव होता है। क्या होता है इसका चुनाव होता है। कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन से एक क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है। तो ध्यान से इसको देखिएगा। जो पहली क्वालिफिकेशन है वो यही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो है इसकी 35 वर्ष की आयु पूरी वो कर चुका हो। उसे लोकसभा सदस्य बनने की सभी योग्यताएं हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं कि वो 25 वर्ष का मिनिमम आयु का होना चाहिए। यानी कि ये वाली क्वालिफाइंग उसकी हो गई। और उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद यानी कि वो किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो किसी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, डीएम वगैरह नहीं होना चाहिए वो। तो ये चाहे ये लाभ के पद हैं जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो जो लोकसभा के सदस्य है यानी कि वो पूर्ण चाहिए। और जो मिनिमम एज है राष्ट्रपति बनने की वो कितनी है, वो 35 वर्ष की है। लाभ के कुछ ऐसे पद हैं जिन पर रहते हुए भी चुनाव लड़ा जा सकता है राष्ट्रपति का। जैसे कि राष्ट्रपति का पद स्वयं उपराष्ट्रपति के पद पर हो, राज्यपाल हो, या संघ या राज्य सरकार में मंत्री पद पर हो, यानी कि ये कैबिनेट में मिनिस्टर हो, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो कहने का मतलब यह है लाभ के पद वो होते हैं जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, चाहे आप पटवारी हो, चाहे आप डीएम हो, या इसके अलावा किसी विभाग में कोई बड़े अधिकारी हो, तो वो लाभ के पद माने जाते हैं। कहने का मतलब है जब किसी भी सरकारी नौकरी में होंगे तो आपको पहले वहां से इस्तीफा देना होगा, उसके बाद आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिन पर रहते हुए भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। वो है राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल या संघ राज्य सरकार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर में उनका कोई पद हो। आई होप आपको समझ में आएगा। मिनिमम जो एज होती है राष्ट्रपति बनने की वो 35 वर्ष होती है। अब ये चुनाव करवाता कौन है, तो ये चुनाव जो करवाता है ये भारत के निर्वाचन आयोग ही कराता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ही कराता है। अब आवश्यक शर्तें क्या है इसकी। सबसे पहले तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए आपके और 50 ही समर्थक होने चाहिए। और ये कौन चाहिए, निर्वाचक मंडल का सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि जो निर्वाचक है यानी कि जिनको लाने वाला मंडल है उसके सदस्य होना आवश्यक है। तो 50 तो प्रस्तावक हो गए, 50 ही समर्थक हो गए। टोटल इनको 100 कैंडिडेट चाहिए किसको, राष्ट्रपति का नामांकन करने के लिए। एक जमानत राशि भी होती है। यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव में लड़े कुल वैध मतों का 100 यानी कि 1/6 मत प्राप्त नहीं हो रहा तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। और जमानत राशि कितनी है उसकी, 15,000 रुपए का चालान जमानत राशि के तौर पर जमा किया जाता है, जिसमें 1/6 यानी कि अगर उन्होंने वैध मतों को नहीं प्राप्त किया तो वो क्या हो जाएगा, वो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अब जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है वो कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, वो अनुच्छेद नंबर 55 में बताई गई है। 52 में क्या हो गया, 52 में राष्ट्रपति का पद हो गया, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचित किस तरीके से वो चुना जाएगा वो अनुच्छेद नंबर 55 में है। यानी कि आप इसको याद रखना, 5+5 यानी कि राष्ट्रपति बन गया। तो अप्रत्यक्ष रीति होती है यानी कि वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इसका जो चुनाव होता है वो तरीके से इनडायरेक्ट होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहने का मतलब यह है कि इसमें जनता सीधे ना वोट करके जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करते हैं। जैसे कि विधानसभा में एमएलए हो गए और लोकसभा में सांसद हो गए, तो यानी कि वो उनका चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं एमएलए, लोकसभा में ये सांसद वगैरह, ये चुनाव ये उसको चुनेंगे। यानी कि जनता डायरेक्ट ना चुनकर इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि जो उनके एमएलए वगैरह हैं वो उनको वोट करेंगे, यानी कि ये इनको चुनेंगे। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट पॉलिसी है और यही पॉलिसी यूएसए में अपनाई जाती है। लगता है वो यहाँ पर ऐसा है कि वो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, नहीं, यूएसए के अंदर डायरेक्ट चुनाव नहीं होता राष्ट्रपति का, वहां पर भी इनडायरेक्ट तरीके से ही चुनाव होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि समानुपात में किस तरीके से ये वर्क करता है। अखिल संक्रमणीय मतदान प्रणाली की सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि इसके अंदर ट्रांसफर होती रहती है वोट। मान ले कि हमारे पास ये 4 कैंडिडेट हैं और इन 4 में से इनको 20% मिल गए, इनको 15% मिल गए, इनको 40 और इनको 30 मिल गए। तो अब क्या होगा कि अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि कौन जीता कौन नहीं। तो क्या होगा कि जो सबसे कम वाले होंगे इनमें क्या होगा, इनका वोट इन तीनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ऐसे ही फिर क्या होगा, जब इन तीनों में
कोई डिक्लेयर नहीं हो पाएगा कि कौन चुनाव जीता। तो जो ये लास्ट वाला होगा, मिनिमम वाला होगा, इनका वोट इन दो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा चुनाव होता है, यानी कि इसके अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं, वो अगर 4 कैंडिडेट हो या 3 कैंडिडेट हो। जो ये मतदान होता है, एक सीक्रेट बैलेट पेपर पर होता है। अब इसकी निर्वाचन की पद्धति क्या है कि इसमें प्रत्यक्ष, जैसे कि जनता स्वयं चुनती है, जैसे कि प्रधानमंत्री वगैरह, मुख्यमंत्री वगैरह, तो ये क्या है, विधानसभा के सदस्य की, विधायक जो होते हैं, लोकसभा के सदस्य की जो बता रहा हूं, सांसद वगैरह, इनका चुनाव कौन करती है? इनका चुनाव जनता सीधे रूप में करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता स्वयं वोट नहीं देती, बल्कि जो ये जनता द्वारा चुने गए जो ये विधायक हैं, ये इनका प्रतिनिधित्व वोट होता है। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राज्यसभा के सदस्य हो गए, यानी कि जो विधायक हैं ये ही क्या करेंगे, इन प्रतिनिधियों को चुनेंगे। यानी कि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, विधायक और लोकसभा में सदस्य जो है, वो ही राज्यसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऐसे ही विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में जब हम एमएलए चुन लेते हैं, तो ये एमएलए क्या करते हैं, ये हमारे जो विधान परिषद होती है उसके सदस्यों को ये चुनते हैं। हमारे राज्यों में कितने, हमारे देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। अभी निर्वाचक मंडल होता क्या है, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा के सभी जो निर्वाचित सदस्य जो वोट जीत, इनकी वोटिंग द्वारा जीत कर आए हैं, वही क्या होगा, उन्हीं में से कोई निर्वाचक मंडल होगा। राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो विधानसभा के निर्वाचन जो वोट से जीत के आए हैं, केवल वही निर्वाचक मंडल के सदस्य हो सकते हैं। 70वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, संशोधन हुआ जिसमें राज्य की विधानसभा सब में एनसीआर जो होता है, यानी कि दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाएं भी क्या इसमें शामिल कर ली गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब राष्ट्रपति के पद के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित, यानी कि जो चुनकर आए हैं जनता द्वारा, विधानसभा के भी निर्वाचित जो जनता द्वारा चुन के आए हैं। 70वें संविधान संशोधन के बाद राज्यसभा की विधान संविधा में दिल्ली और पौंडीचेरी, जो दिल्ली और पौंडीचेरी के जो यूनियन टेरिटरीज है, इनमें जो विधानसभा है, इनके मेंबर भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य जो चुनकर आए हैं, ऐसे विधानसभा के जो चुनकर आए हैं, और दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के सदस्य भी। अगर ये पूछे ध्यान लगाइए कौन संविधान संशोधन के तहत उनको जोड़ा गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन है, वो 70वां संविधान संशोधन है। अब कौन भाग नहीं लेगा उनकी वोटिंग में, एक तो बिल्कुल जिसको मैंने बताया कि आम नागरिक भाग नहीं लेगा। संसद के दोनों सदनों से लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और नामी सदस्य, जैसे कि लोकसभा में कितने होते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और राज्यसभा में कितने करता है, राज्यसभा के अंदर वो 12 को नॉमिनेट करता है। तो ऐसे ही ये दोनों के दोनों जो है ये नॉमिनेटेड, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे ही विधानसभा के मनोनीत और नामी, जैसे कि विधानसभा में भी होते हैं, उनको कौन नॉमिनेट करता है, उनको राज्यपाल नॉमिनेट करता है। ऐसे ही विधान परिषद, जैसे मैंने बताया, विधान परिषद का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा, क्योंकि कौन से हैं, ये नॉमिनेटेड में, ये नॉमिनेटेड है सदस्यों द्वारा लोकसभा के। पंचायती राज के अध्यक्ष और नगर पंचायत पद के अध्यक्ष सदस्य, तो ये भाग नहीं लेंगे, यानी कि आम नागरिक नहीं लेगा, और जितने भी नॉमिनेटेड वाले हैं वो भाग नहीं लेंगे। और भाग कौन लेगा, दोनों सदनों के जो वोटिंग करके जीत के आए हैं, और सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, और 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो अब ये जैसे कि हमने डिस्कस किया कि निर्वाचक मंडल होगा, तो अभी कौन भाग लेते हैं, इसमें बताया कि संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के। और ये कौन से होने चाहिए, ये निर्वाचित होने चाहिए, कि वोटिंग वाले होने चाहिए, जो जनता के वोट से बनते हैं, वो नहीं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।